हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने, किराए पर बेदखली का विनियमन अधिनियम 1972। यूपी अर्बन बिल्डिंग रेगुलेशन ऑफ लेटिंग रेंट एंड इविक्शन एक्ट 1972। आज हम इस वीडियो में सेक्शन 2B की चर्चा करेंगे, जिसमें किराया नियंत्रण अधिकरण का गठन की बात करती है। तो धारा 2B हमें बताती है कि राज्य सरकार जिले में एक या एक से अधिक किराया नियंत्रण अधिकरण के गठन का प्रावधान कर सकती है। और चूंकि वो गठन करती है, इसलिए अगर वो कभी भविष्य में गैर जरूरी समझती है तो अधिसूचना द्वारा आदेशित कर सकती है, उनको निरस्त कर सकती है। किराया नियंत्रण अधिनियम का जो प्रभार है वो जिला मजिस्ट्रेट को दिया गया है और ये राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त होता है। तो राज्य सरकार अधिकरण को, जो भी अधिकरण बनाया जाएगा, इस अधिकरण को जिला मजिस्ट्रेट या नियत प्राधिकारी, तो नियत प्राधिकारी भी यही होगा। और नियत प्राधिकारी को इसी एक्ट की धारा 3E में डिफाइन भी कर दिया गया है। तो ये न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं और उन्हीं की शक्तियां इस नियत प्राधिकारी को प्रदान की जाती है। ये तो जिला मजिस्ट्रेट होंगे या नियत प्राधिकारी होगा, यानी कोई ऐसे व्यक्ति को नियत कर दिया जाएगा और उसे जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां दे दी जाएंगी। तो जो भी शक्तियां उनके पास होती हैं, वही अधिकार, प्राधिकार, पावर्स नियत प्राधिकारी के पास होंगे और वो इस अधिनियम के अंतर्गत इस अधिकरण को लीड करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट ही समझा जाएगा। इतनी बात करती है धारा 2B गठन के संबंध में। जो मुख्य बात है वो इतनी ही है। अब इसके बाद हमको धारा 3 पढ़नी है। धारा 3 में डिफिनेशंस दी गई हैं। जितने भी टर्म्स इस एक्ट में आए हैं, जैसे किराएदार हो गया, भवन स्वामी हो गया, निर्धारण हो गया, है ना, मानक किराया हो गया, स्थानीय प्राधिकरण हो गया, मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था हो गई, धार्मिक संस्था हो गई, पूर्त हो गया, है ना, परिवार हो गया, गृहकर हो गया, ये बहुत सारी चीजें, लगभग 17 टर्म्स इसमें डिफाइन किए गए हैं। हम सारे टर्म्स नहीं पढ़ेंगे, हम वही जरूरी टर्म्स पढ़ेंगे जो हमारे परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। जिसमें से हम पहला टर्म्स लेंगे किराएदार। किराएदार को धारा 3 में डिफाइन किया गया है और धारा 3 का क्लास ए है, यानी कि 3 का इसमें डिफाइन किया गया है किराएदार को। और किराएदार के संबंध में ये बताया गया है कि किराएदार उस व्यक्ति को कहते हैं जिसके द्वारा या तो किराया देय होता है या उसकी मृत्यु पर जिनसे किराया प्राप्त किया जाता है, या जिसकी मृत्यु पर किराया हम जिस व्यक्ति से प्राप्त करेंगे उसको हम किराएदार मानते हैं इस अधिनियम के अंतर्गत। तो अगर कोई आवासिक भवन है तो आवासिक भवन की दशा में, यानी कि आवासिक भवन का कोई किराएदार व्यक्ति है तो वो तो किराया देगा ही। अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसके ऐसे वारिसों से जो उसकी मृत्यु के समय भवन में उसके साथ समानता रहते थे, उनसे वो किराया प्राप्त किया जाएगा और उनको भी किराएदार माना जाएगा। तो आवासिक भवन के संबंध में तो ये हो गया। अब अनावासिक, क्योंकि 2 तरह के भवन है इसके अंतर्गत, एक आवासिक भवन है, एक अनावासिक भवन है। तो अगर अनावासिक भवन है तो उस दशा में उसके वारिसों से, जिसने उसको किराए पर लिया था मकान को, तो जिसने लिया था उसके वारिसों से वो किराया प्राप्त किया जाएगा और उनको किराएदार माना जाएगा। इस तरह से किराएदार को 3E में डिफाइन किया गया है। अब इसके बाद हम परिवार को भी डिफाइन किया गया है इसमें, इसको भी हम देखेंगे। और परिवार को डिफाइन किया गया है धारा 3G में डिफाइन किया गया है। धारा
3G में डिफाइन करके बताया गया है कि किसी भवन के मकानदार या किराएदार के संबंध में परिवार करते, यानी कि ये परिवार का जो अर्थ है वो भवन स्वामी और किराएदार दोनों के संबंध में यही परिभाषा लागू होगी। यथास्थिति जैसी भी हो, तो इस परिभाषा के अंतर्गत ये बताया गया कि मकानदार यानी कि भवन स्वामी या किराएदार जैसी भी स्थिति हो, इनके परिवार से तात्पर्य है या उसकी या उसके, यानी कि अगर वो महिला किराएदार है तो उसकी, अगर वो पुरुष किराएदार है जिसने लिया है तो उसके, इन दोनों के पति या पत्नी पहला ये परिवार के अंतर्गत आएंगे। दूसरा पुंजाति वंशज जो होते हैं, मेन लीनियल डिसेंडेंट, ये आएंगे। और ऐसे माता पिता या पितामह पितामही या अविवाहित अथवा विधवा अथवा विवाह विच्छिन्न या न्यायिक रूप से पृथक पुत्री के लिए देखिए, अविवाहित हो या अथवा विधवा हो अथवा डाइवोर्स्ड हो, वो इनके परिवार के अंतर्गत ऐसी पुत्री को माना गया है। अथवा पुंजाति वंशज की पुत्री हो और वो समानता इनके साथ रह रही हो, या किसी मकानदार के संबंध में, अगर भवन स्वामी के संबंध में बात की जाए तो भवन स्वामी के संबंध में परिवार के अंतर्गत कोई ऐसी नारी भी, ये इसमें स्पष्टीकरण में बताए कि ऐसी नारी भी है जिसे उस भवन में रहने का विधिक अधिकार प्राप्त हो, और ये बात भवन स्वामी के संबंध में ही लागू होगी, ये किराएदार के संबंध में लागू नहीं होगी। तो भवन स्वामी के संबंध में एक विशेष बात ये कही गई है कि कोई ऐसी नारी जिसको लीगल राइट्स है, विधिक अधिकार है उस मकान में रहने के लिए, उसको भी भवन स्वामी के परिवार में गिना जाएगा, ना कि किराएदार के परिवार में गिना जाएगा। किराएदार के परिवार में जितने गिने जाएंगे वो हमने बता दिए, तो ये भी आपको ध्यान रखने की बात है। तो ये परिवार हो गया। तो परिवार में आप देख लीजिएगा, पति पत्नी तो होते ही होते हैं, पुंजाति वंशज ये भी होंगे, और माता पिता होंगे, पितामह पितामही होंगी, और वो पुत्री जो अविवाहित है, विधवा है या डाइवोर्स्ड है, अथवा पुंजाति वंशज की कोई पुत्री है जो समानता उनके साथ रहती है, वो भी उसके परिवार में मानी जाएगी। इतने लोग परिवार में माने जाएंगे। भवन स्वामी के संबंध में एक विशेष बात यही है कि अगर कोई ऐसी नारी है जिसके पास विधिक राइट्स हैं उस मकान में रहने के लिए, तो वो भी भवन स्वामी के परिवार में गिनी जाएगी। इस तरह से ये परिवार को डिफाइन किया गया है हमारे एक्ट में। और अब दूसरा मानक किराया की बात करते हैं। तो मानक किराया जो है, स्टैंडर्ड रेंट की बात है, तो वैसे तो ये सेक्शन 8 में आपको दिखेगा, लेकिन इसमें स्पष्ट कई जहां डिफाइन किया गया है वहां बताया गया है, 6, 8 और 10 सेक्शन की बात की गई है इसमें, तो वहां से ये निर्धारित किया जाएगा। तो मानक किराया के संबंध में कहा गया है कि मानक किराया का जो तात्पर्य है वो धारा 6, 8 और 10 के उपबंधों के अधीन है। अब धारा 6, 8, 10 के उपबंधों के अधीन हम मानक किराया को तय करेंगे। तो अगर हम धारा 6, 8, 10 के उपबंधों के अधीन रहते हुए बात करें तो ये कहा गया कि पुराना अधिनियम से शासित और इस अधिनियम के प्रारंभ होने के समय, अगर कोई ऐसा मकान है जो पुराने अधिनियम से शासित था और अब नया ये अधिनियम प्रारंभ हो गया है, तो इस समय उठे हुए जो किराए में भवन है उनकी दशा में क्या स्थिति बनेगी, तो ये डिफाइन किया गया, बताया गया कि ऐसे जो मकान है, तो यदि ऐसे प्रारंभ के समय उसके लिए दे कोई सम्मत किराया है, एग्रीड रेंट है, तथा वो रीजनेबल एनुअल रेंट
है तो दोनों, अगर एग्रीड रेंट हो और रीजनेबल एनुअल रेंट हो तो दोनों हो, तो जो समस्त किराया होगा, समस्त किराया का, या फिर आप देखिए एनुअल रेंट है तो एनुअल के हिसाब से, तो उस पर जो भी ये रेंट, एनुअल रेंट बनेगा, इसका 25% की बात करता है कि 25% किराया होगा। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि पुराना अधिनियम से कोई भवन शासित था, अब नया अधिनियम प्रारंभ हो गया है, तो ऐसी दशा में यदि पहले से ही कोई एग्रीड रेंट है तथा कोई रीजनेबल एनुअल रेंट है, तो दोनों हो, तो जो समस्त किराया है, अगर समस्त किराया नहीं है, नहीं निकाल पा रहे हैं, क्लियर नहीं हो पा रहा, तो जो युक्त वार्षिक किराया है उस पर 25% जो भी अधिक हो वो किराया होगा, पहली स्थिति में। दूसरी स्थिति में अगर किराया नहीं है, यदि कोई सम्मत किराया नहीं, अगर सम्मत किराया है तब तो ठीक है, या रीजनेबल एनुअल रेंट है हमारे पास तो भी ठीक है, चलो जो भी अधिक होगा उसका 25% मान लिया जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास एग्रीड रेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन रीजनेबल एनुअल रेंट है, तो उसका 25% फिर रखा जाएगा। यदि दोनों नहीं है, ना तो एग्रीड रेंट हमारे पास है ना ही रीजनेबल एनुअल रेंट हमारे पास है, तो फिर हम धारा 9 के अधीन मानक किराया तय करेंगे। तो मानक किराया तय करने के लिए इन्होंने 3 तरीके हमको बताए हैं। एग्रीड रेंट है, एनुअल रेंट है, दोनों हैं, तो जो भी अधिक है उसका 25%। एग्रीड रेंट नहीं है, रीजनेबल एनुअल रेंट है, तो फिर उसका 25%। दोनों नहीं है, ना तो एग्रीड रेंट है ना ही हमारे पास रीजनेबल एनुअल रेंट है, तो फिर सेक्शन 9 को अप्लाई करके स्टैंडर्ड रेंट तय किया जाएगा, अवधारित किया जाएगा। तो मानक किराया धारा 9 के अंतर्गत कहलाएगा, यानी कि अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है तो धारा 9 के अंतर्गत अवधारित किया गया किराया ही मानक किराया कहा जाएगा, माना जाएगा। अब धारा 9 के अंतर्गत जो मानक किराया है इसका अवधारण जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है, तो यह भी याद रखने की बात है। धारा 9 के अंतर्गत जो मानक किराया है वो जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा ही तय किया जाता है, अवधारित किया जाता है। अब मानक किराया धारा 9 के अंतर्गत कैसे तय किया जाएगा, तो उसकी भी व्यवस्था इसमें की गई है। इसमें कहा गया है कि जो भी भवन है उसका जो बाजार मूल्य है उसका 10% वार्षिक किराया समझा जाएगा। अगर कोई भवन है और उस भवन का बाजार मूल्य मान लीजिए 1 लाख रुपया है, तो उसका 10% यानी कि 10,000 रुपए उसका मासिक मानक किराया समझा जाएगा। तो 10% याद रखना है आपको। इस प्रकार आकलित वार्षिक मानक किराए के 12वें भाग के बराबर होगा। तो अब 10% तो आपने देख लिया, और वो 10% जो किराया है वो पूरे साल का होगा, यानी कि मासिक किराया निकालने के लिए हम उस 10% में 12 का भाग दे देंगे। तो 10,000 में जब आप 12 का भाग देंगे, जो भी आएगा आपके पास वो उसका मासिक किराया होगा। धारा 9 के अंतर्गत निर्धारण की ये व्यवस्था है। भवन के बाजार मूल्य का 10% वार्षिक किराया समझा जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि भवन का जो बाजार मूल्य होगा उसका 10% वह वार्षिक किराया होगा, मासिक नहीं होगा, वार्षिक निकलेगा। और जो 10% निकलेगा उसके 12 भाग किए जाएंगे, अर्थात 12 का भाग दिया जाएगा, और जो भी आएगा वह मासिक किराया समझा जाएगा। यानी कि 12वें भाग को, 10% के 12वें भाग को ही मासिक किराया समझा जाएगा।
एक बात यहां क्लियर हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं घुमा फिरा कर। और कभी कभी तो सीधे 12वां भाग लिख दिया जाता है, अब आपको पता नहीं है, कभी प्रॉब्लम दे दी जाती है कितना किराया होगा निकाल के बताइए। तो इस तरह से ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये चीजें जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने की यहाँ पर जरूरत है। अब इसमें यह कहा गया कि मानक किराया मान लीजिए ज्यादा तय हो गया, अब आप उससे पीड़ित हो गए, क्षुब्ध हो गए, तो आप क्या करेंगे? भाई जिला मजिस्ट्रेट साहब ने तो धारा 9 के अंतर्गत किराया का उदाहरण कर दिया, आपको लग रहा है किराया ज्यादा तय हो गया, तो धारा 8 के अंतर्गत अगर धनराशि के संबंध में, मानक किराए की जो धनराशि है उसके संबंध में कोई विवाद है तो उसका उदाहरण जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। और धारा 9 के अंतर्गत मानक किराए का निर्धारण भी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। तो इसलिए ये कहा गया कि धारा 8 और धारा 9 या धारा 9A के अधीन दिया गया कोई मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश है, उससे कोई व्यक्ति क्षुब्ध हो गया है, तो वो 30 दिन के भीतर जिला न्यायाधीश के यहां अपील कर सकता है, ये उसके पास रेमेडी है। कोई व्यक्ति क्षुब्ध है, धनराशि को लेकर कोई विवाद है, धारा 8 के अंतर्गत, 8 के अंतर्गत या धारा 9 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट साहब ने किराया ज्यादा तय कर दिया है, आप पीड़ित है उससे कि भाई ज्यादा है, कैसे रिजनेबल नहीं है, ठीक नहीं है, तो फिर आपके पास उस आदेश के दिनांक से 30 दिन के भीतर का समय है, आप जिला न्यायाधीश के पास जाइए, वहां अपील कर दीजिए। अब जिला न्यायाधीश के पास पूरे पावर हैं कि वो उसमें उस आदेश की पुष्टि करता है, उसमें परिवर्तन करता है या उसे विखंडित करता है, अथवा उस मामले को पुनः विचारण के लिए उन्हीं जिला मजिस्ट्रेट को वापस कर देता है, ये उनकी अपनी व्यवस्था है। बात यहां पर यह है, जो आपको याद रखना है कि अपील प्राधिकारी के आदेश यानी कि जिला न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध फिर कोई भी अपील नहीं होगी, कोई पुनरीक्षण नहीं होगा। तो यानी कि जिला न्यायाधीश महोदय ने अगर कोई आदेश कर दिया है आपकी अपील सुनने के बाद, तो फिर उसमें कोई सेकंड अपील नहीं है और न ही रिवीजन है, पुनरीक्षण भी उसमें नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से आज हमने ये सेक्शन कवर किए और इसके साथ में जहां जहां कहीं हमारे पास टर्म्स आएंगे जो धारा 3 में डिफाइन किए गए हैं, तो वो सेक्शन के साथ में उसी टर्म्स को इस सेक्शन से लेकर के हम लोग पहले टर्म्स को समझ लेंगे, उसके बाद उस सेक्शन को पढ़ेंगे। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो और ये प्रयास? अगर आपको अच्छा लगा है तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जिससे कि आपको मैं लगातार ये वीडियो देता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।